दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका खिलौना जिंदा हो जाए तो क्या होगा? और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाए जो सपनों जैसी हो, जादुई, अनोखी और थोड़ी सी खतरनाक भी। सुनने में अजीब लग रहा है ना, मगर यही कहानी है द नटक्रैकर की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक मामूली से क्रिसमस गिफ्ट से, लेकिन बदल जाती है एक बड़े रोमांचक एडवेंचर में, जहाँ खिलौने जिंदा हो जाते हैं, चूहे सेनापति बन जाते हैं और एक छोटी सी लड़की एक बहादुर प्रिंस के साथ एक जादुई सफर पर निकलती है। क्या आप तैयार हैं इस खास दुनिया में कदम रखने के लिए? सब कुछ शुरू होता है क्रिसमस नाइट से। हर तरफ रोशनियों का समा था। क्रिसमस ट्रीज रंग बिरंगी लाइट्स से जगमगा रहे थे। हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। एक तरफ बार में एक बॉय मुस्कुराते हुए लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहा था। वहीं थोड़ी दूर एक छोटी सी क्रिसमस ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। लोग उसमें बैठे हुए बाहर के खूबसूरत नजारों को एंजॉय कर रहे थे। सामने एक खूबसूरत से घर के अंदर एक नन्ही सी बच्ची मेरी दिखाई देती है, जो एक कमरे की तरफ दौड़ती है। इस सजी संवरी रात में किसी को अंदाजा नहीं था कि मेरी की जिंदगी एक जादुई मोड़ लेने वाली है। वहाँ वह एक टेबल पर रखे क्रिसमस कार्ड पर अपने पिता के लिए मेरी क्रिसमस लिख रही होती है। पास ही उसका भाई मैक्स क्रिसमस ट्री पर लगी फेरी स्नो डॉल को एक कैंडल से जलाने लगता है। मैरी जब उसे ऐसा करते देखती है तो नाराज हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वह जल चुकी फेरी डॉल का गाउन बदलने लगती है। तभी मैरी के फादर उसे ढूंढते हुए उसके पास आते हैं और बताते हैं कि वो और उसकी मॉम एक सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं। तभी मैरी की माँ की मीठी आवाज सुनाई देती है। वह बहुत ही सुंदर सुरों में गाना गाती हुई बाहर आती है। वह बहुत प्यारी लग रही होती है। मैरी आगे बढ़कर उन्हें जाने से मना करती है क्योंकि उसका दिल बहुत उदास हो जाता है। हर बार की तरह इस बार भी वे लोग क्रिसमस साथ में नहीं मना पाएंगे, यही सोचकर वो उदास हो जाती है। मगर उसकी माँ उसे समझाती है कि उन्हें एक बहुत बड़ी जगह पर गाने के लिए बुलाया गया है। तभी अंकल एल्बर्ट घर आते हैं और सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। मैरी के माता पिता निकल जाते हैं और उनके जाते ही घर में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। कहानी अब अपने जादुई मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ मैरी एल्बर्ट से कह रही होती है, आपने भी मॉम डैड को जाने दिया, आप तो उन्हें रोक सकते थे। एल्बर्ट उसे उदास देखकर माफी मांगते हैं और कहते हैं सॉरी। तभी दरवाजे से एक आदमी कुछ भारी सा उठाए अंदर आता है। ये देखकर मैरी और मैक्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अंकल एल्बर्ट मैरी और मैक्स को अपने सामने बैठाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज है। दोनों अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। जब अंकल एल्बर्ट के कहने पर वे आंखें खोलते हैं तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर सा डॉल हाउस होता है, जिसमें बहुत सारे लकड़ी के वुडन टॉयज होते हैं। अंकल एल्बर्ट उन्हें इन टॉयज की कहानियां सुनाने लगते हैं। मैक्स टॉय हाउस को साइड से घुमाता है तो उसमें से संगीत बजने लगता है और सारे खिलौने घूमने लगते हैं। यह एक आम टॉय हाउस से बहुत अलग दिख रहा होता है। मैरी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और अंकल एल्बर्ट को गले लगा लेती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी सी मेड शराब पीती हुई आती है और मैरी और मैक्स को डिनर के लिए बुलाती है। जादू की यह रात धीरे धीरे और भी दिलचस्प होती जा रही थी। अंकल एल्बर्ट अब मैरी को एक लकड़ी का नटक्रैकर गिफ्ट करते हैं और फिर सब लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। लेकिन मैक्स अपनी आदत से मजबूर होकर वापस आता है और नटक्रैकर को उठाकर उसमें कुछ नट्स ठूंसने लगता है। बेचारा नटक्रैकर इसका बोझ सह नहीं पाता और टूट जाता है। पीछे से बहुत सारे काले चूहे नीचे गिरे हुए नट्स उठाने लगते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे चूहों का यहाँ क्या काम? आगे चलिए, आपको सब पता चलेगा। नटक्रैकर को तोड़कर मैक्स मैरी के डर से ऊपर भाग जाता है। मैरी टूटे हुए नटक्रैकर को देखकर गुस्से में मैक्स पर चिल्लाने लगती है, तुम हमेशा मेरे सारे खिलौने तोड़ देते हो, वो गुस्से में कहती है। अंकल एल्बर्ट मैरी को शांत करते हैं और टूटे हुए नटक्रैकर को प्यार से जोड़ देते हैं। अब वो फिर से बिल्कुल नया जैसा लगने लगता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली जादू तो अब शुरू होने वाला है। ऊपर खड़ा मैक्स अंकल एल्बर्ट से कहता है, ये तो बस एक बेकार सा खिलौना है, इसमें इतना रोने की क्या बात है? अंकल एल्बर्ट मुस्कुराते हैं और अपनी फिलॉसफी समझाते हैं, खिलौना सिर्फ एक चीज नहीं होता, ये तो इमेजिनेशन होता है, एक सपना। फिर वो गाना गाने लगते हैं और तीनों मैरी, मैक्स और अंकल हंसते नाचते हुए ऊपर कमरे में चले जाते हैं। अंकल एल्बर्ट उन्हें सुला देते हैं और धीरे से वहाँ से चले जाते हैं। मैरी को नींद नहीं आ रही होती तो वो अंकल एल्बर्ट को आवाज देती है और नीचे आ जाती है। नीचे पड़े नटक्रैकर को देखकर वो उसे अपने हाथ में उठाती है और उससे मैक्स के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तभी नटक्रैकर बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे इस सब की आदत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बोलने वाला खिलौना है। मैरी उसे बोलते हुए देखकर चौंक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग सुनकर चौंक गए होंगे। वो कहती है, मुझे पहले से ही शक था कि ये सिर्फ एक वुडन टॉय नहीं है, इसमें कुछ तो अलग था और वही होता है। नटक्रैकर मैरी से बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम कुछ अमेजिंग देखना चाहोगी? मैरी फौरन हाँ कह देती है। नटक्रैकर उससे कहता है, मुझे उठाकर कमरे में सबसे ऊंचाई पर रख दो। मैरी उसे बुक शेल्फ पर रख देती है और नीचे पिलोज भी बिछा देती है। नटक्रैकर ऊंचाई से नीचे कूदता है और पूरे कमरे में पिलोज के फेदर्स उड़ने लगते हैं, जैसे कोई सपना बिखर रहा हो। और फिर अचानक छोटा सा नटक्रैकर एक बड़ा सा जादुई खिलौना बन जाता है। अब असली जादू शुरू हो चुका है। मैरी कोशिश करती है याद करने की कि उसे नटक्रैकर को देखकर किसकी याद आती है। उसे याद आता है कि नटक्रैकर की शक्ल नेपोलियन से मिलती जुलती है। ये सुनकर नटक्रैकर को बहुत बुरा लगता है। उसे न तो खुद को नटक्रैकर कहलवाना पसंद है और न ही नेपोलियन से तुलना। वो मैरी से कहता है, प्लीज मुझे नटक्रैकर मत कहो, मुझे बस एनसी कहो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता
लगता है एनसी थोड़ा छोटा नहीं है? मुझे तो नटक्रैकर काफी कूल लग रहा था। इसी दौरान मेरी के कमरे में उसकी मेड आ जाती है जो हमेशा दारू पीती रहती है, शायद उसी पर जिंदा है। मेड को मेरी की बहुत फिक्र होती है। वो पूछती है कमरे में ये आवाज कैसी थी? मेरी नटक्रैकर के इशारे पर कहती है ये एक आर्ट है, तुम नहीं समझोगी, और फिर झूठ मूठ नींद आने का बहाना बनाकर मेड को कमरे से बाहर भेज देती है। मेड के जाते ही दरवाजे के पीछे छुपा नटक्रैकर यानी एनसी फिर बाहर आता है, मगर मैरी का शुक्रिया अदा करने की बजाय वो उसे बोलता है वाह तुम तो कमाल की झूठ बोलती हो, मैं तो इम्प्रेस हो गया। अब भला मेरी कहाँ अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करने वाली थी। वो फौरन कहती है ये झूठ नहीं था, मैंने सिर्फ सिचुएशन को संभाला था। एनसी उसकी बात मान लेता है और फिर कहता है चलो अब मैं तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से मिलवाता हूँ। जब मेरी को पता चलता है कि अंकल एल्बर्ट के दिए हुए डॉल हाउस के बाकी टॉयज भी जिंदा हैं, तो वो सुपर एक्साइटेड हो जाती है और अब कहानी का असली जादू धीरे धीरे खुलने लगा है। फिर वो दोनों चुपके से एक कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही मैरी कमरे में एंटर करती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस कमरे में हर चीज बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती है। क्रिसमस ट्री, चेयर्स, टेबल, सब कुछ मैरी से बहुत ऊंचा और बड़ा लग रहा होता है। मैरी एनसी से पूछती है क्या हम छोटे हो गए हैं या फिर ये कमरा बड़ा हो गया है? इस बेतुके सवाल पर एनसी थोड़ा चिढ़ जाता है और उसे घूरता है। फिर वो दोनों कमरे में रखे डॉल हाउस की तरफ बढ़ते हैं। डॉल हाउस के अंदर सारे टॉयज अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। कोई खाने में मस्त होता है, कोई ड्रम बजा रहा होता है, तो कोई डांस कर रहा होता है। एनसी और मैरी डॉल हाउस का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पूरी दीवार ही उनकी तरफ गिरने लगती है। अच्छा हुआ कि वो दोनों वक्त रहते वहाँ से हट जाते हैं और बच जाते हैं। डॉल हाउस में एंटर होते ही एनसी सारे टॉयज पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर वो सबको शांत करता है और मेरी से उनका परिचय करवाता है। एनसी कहता है ये अंकल एल्बर्ट की नीस है, हमारी मेहमान है। सारे टॉयज मेरी का जोरदार वेलकम करते हैं और अब मेरी को लगने लगता है जैसे वो किसी जादुई किंगडम में आ चुकी है जहाँ हर खिलौना जिंदा है और हर पल में कोई ना कोई चमत्कार छुपा है। एनसी मैरी को सबके नाम बताता है। एक ड्रम बजाने वाले लड़के का नाम होता है स्टिक, एक बंदर का नाम होता है गिलगार्ड और एक मोटे जोकर का नाम होता है थिंकर। थिंकर एनसी से शिकायत करता है अंकल एल्बर्ट ने पिछले 30 सालों से डॉल हाउस की सफाई तक नहीं की। ये सुनकर मेरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है ये तो बहुत गलत बात है, इतने प्यारे खिलौनों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तभी गिलगार्ड एनसी से कहता है आज तो तुम्हें क्रिसमस ट्री पर राइड लेनी चाहिए। ये सुनकर मेरी भी तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है मैं भी चलूंगी। फिर दोनों एक सुंदर सी झोली बास्केट में बैठ जाते हैं। गिलगार्ड डॉल हाउस के साइड में लगे ट्विस्टर को घुमाता है और फिर जादू शुरू हो जाता है। वो दोनों क्रिसमस ट्री के अंदर से गुजरने लगते हैं। वहाँ सब कुछ बहुत ही शानदार होता है। चारों तरफ बॉल्स, डॉल्स, स्टार्स और ये सभी जिंदा होते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, जैसे पूरा पेड़ एक जादुई दुनिया में बदल गया हो। मेरी की आंखों में चमक आ जाती है। ये उसका अब तक का सबसे मैजिकल मोमेंट होता है। एनसी और मेरी जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी फेरी स्नो डॉल दिखाई देती है। मेरी को वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती है। ये वही डॉल होती है जिसे मैक्स ने कैंडल से जला दिया था और बाद में मेरी ने उसका ड्रेस बदल दिया था। वहाँ आस पास बहुत सारी परियां उड़ रही होती हैं। मेरी सोचती है काश मैं भी उड़ सकती। तभी वो फेरी डॉल उससे कहती है अगर तुम उड़ना चाहो तो उड़ सकती हो, ट्राई करो। मेरी धीरे धीरे चलती हुई ट्री के कोने तक जाती है और वहाँ से छलांग लगाती है। वो नीचे गिरने लगती है मगर तभी अचानक उसके अंदर उड़ने की शक्ति आ जाती है और वो सच में उड़ने लगती है। फिर वो फेरी डॉल के पास आकर कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी उड़ सकूंगी, ये तो कमाल था। फेरी डॉल मुस्कुराते हुए कहती है तुम इससे भी ज्यादा अमेजिंग चीजें कर सकती हो। फिर वो मेरी को बताती है कि यहाँ चूहों की एक पूरी फौज रहती है जो हमें तबाह करने की साजिश कर रही है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। फेरी डॉल मेरी से कहती है कि वो एनसी का हाथ पकड़े। जैसे ही मेरी एनसी का हाथ पकड़ती है फेरी डॉल एक गाना गाने लगती है। गाने और मेरी के टच से धीरे धीरे एनसी एक लकड़ी के टॉय से इंसान बनने लगता है। वो हैरान और रोता हुआ चुपचाप राइड में जाकर छिप जाता है। मैरी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है और देखती है कि अब एनसी एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का बन चुका है। एनसी को खुद यकीन नहीं होता कि वो फिर से अपनी असली शक्ल में वापस आ गया है। वो मैरी का थैंक्स करता है और फिर सब डांस करने लगते हैं। पीछे छिपे हुए चूहे ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि प्रिंस एनसी अब जिंदा है और वो जाकर अपनी रैट क्वीन को ये खबर देने निकल पड़ते हैं। उधर एनसी मेरी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाता है और अपना शहर दिखाता है। वो मेरी को बताता है कि कैसे एक स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान राइट क्वीन ने उस पर जादू कर दिया, उसे इंसान से नटक्रैकर बना दिया और फिर अपनी पूरी चूहों की फौज के साथ उसके शहर पर हमला करके कब्जा कर लिया। अब मेरी समझ जाती है कि ये बस एक कहानी नहीं बल्कि एक मिशन है, एक असली जंग। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे चूहे एक बेचारे इंसान को पकड़कर अपने रैट किंग के पास लेकर आते हैं। रैट किंग एक अखरोट पर उसका सिर मारता है। वो आदमी रैट किंग से कहता है एक न एक दिन हम तुम्हें जरूर तबाह करेंगे। तभी वहाँ दो चूहे आते हैं, वही जिन्होंने नटक्रैकर को जिंदा होते देखा था। वो आकर अपने मालिक को ये खबर देते हैं। रैट किंग गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उस वक्त अपने बाल कटवाने में मसरूफ होती है। लेडीज थिंग्स यू नो। रैट किंग वहाँ आकर चिल्लाने लगता है और अपनी माँ को बताता है कि वो एनसी जिसे आपने इंसान से नटकराकर बना दिया था वो जिंदा है। अब मेरा क्या होगा, मैं तो कहीं का नहीं रहा। इसकी माँ उसे पास बुलाती है। रैट किंग
किंग एकदम मामाज बॉय लग रहा होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद उसकी माँ यानी रैट क्वीन उसे अपने पास बुलाती है और एकदम से उसकी गर्दन पर अपने नुकीले गंदे दांत गड़ा देती है। बेचारा रैट किंग तड़पता हुआ पीछे हट जाता है। रैट क्वीन अपने आलसी बेटे पर चिल्लाती है और उसे कहती है अपने नाकाम चूहों को भेजो और एनसी को पकड़कर जिंदा मेरे पास लेकर आओ। फिर वो बुढ़िया यानी रैट क्वीन, वैसे क्वीन तो कहीं से नहीं लग रही थी, उसे अभी भी सिर्फ अपने मेकअप की फिक्र है। उसके नालायक बेटे ने आकर उसका सारा स्किन केयर बिगाड़ दिया। वो अपने नौकर चूहे से एक जादुई दवा मंगवाती है और पीते हुए फेरी स्नो क्वीन को गालियां देने लगती है। जैसे जैसे वो जादुई दवा पीती है वैसे ही एनसी जो अभी अभी इंसान बना था फिर से एक नट क्रैकर में बदल जाता है और उसके साथ खड़ी मैरी जो ये सब देख रही होती है तुरंत नीचे गिरती है और फिर उसकी आंख खुलती है। वो अपने बेड से नीचे गिरी हुई नजर आती है। बस यहीं से कहानी फिर से एक और रहस्यमय मोड़ लेने लगती है। आंख खुलने के बाद सब कुछ पहले जैसा होता है। मैरी भागती हुई नीचे आती है और सीढ़ियों पर उसके मॉम डैड जो अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस देकर वापस लौट रहे होते हैं उससे टकरा जाते हैं। वो हैरानी से पूछते हैं तुम इस वक्त क्यों जाग रही हो, लेकिन मैरी को फिक्र होती है तो सिर्फ एनसी की। वो सीधे क्रिसमस ट्री की तरफ दौड़ती है और नीचे गिरे हुए एनसी को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। यहाँ मैरी के डैड उस मेड को डांटते हैं कि मैरी अब तक क्यों जाग रही है। मैरी अपने मॉम डैड को बताती है कि नटक्रैकर को चूहों से खतरा है। चूहों का नाम सुनते ही मैरी की मॉम डरकर एकदम कुर्सी पर चढ़ जाती है। तभी मैक्स भी उठकर आ जाता है। मैरी का डैड मेड को और डांटता है और फिर मैरी और मैक्स को सुलाने भेज देता है। अगले दिन मैरी बताती है कि कल रात ये क्रिसमस ट्री बहुत बड़ा था, रूम की सीलिंग से भी बड़ा, और सारे टॉयज जिंदा थे, लेकिन ना तो उसके डैड और ना ही मैक्स उसकी बातों पर यकीन करते हैं। मैरी की मॉम अपने हस्बैंड को शांत रहने को कहती है, लेकिन वो मैरी से कहता है अगर तुम्हारी बात सच है तो साबित करो। बेचारी मैरी के पास कोई रास्ता नहीं होता जिससे वो साबित कर सके कि वो झूठी नहीं है। कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। मैरी रोती हुई फिर से अपने रूम में आ जाती है और खुद से बातें करने लगती है। कोई बात नहीं, अगर कोई मेरा यकीन नहीं करता तो मैं अपने इस सीक्रेट के साथ खुश हूँ और मुझे यकीन है कि सपने जरूर पूरे होते हैं। वो ये सारी बातें एनसी को बता रही होती है, लेकिन आज एनसी उससे बात नहीं कर रहा होता। सच में दोस्तों, मैरी वाकई सबसे अलग है, एकदम खास। अगली सुबह अंकल एल्बर्ट अपनी टॉय शॉप से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें सुबह से ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, जैसे मैरी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो। इसीलिए वो तुरंत मैरी से मिलने उसके घर जाते हैं। जैसे ही अंकल एल्बर्ट मैरी के घर पहुंचते हैं, घर के सारे लोग उनके पीछे लग जाते हैं। मैरी के डैड उन्हें अपनी स्टडी में बात करने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद मैरी की मॉम भी वहीं आ जाती है। मैरी के डैड अंकल एल्बर्ट से कहते हैं मैरी दिन ब दिन अनमैनेजेबल होती जा रही है। उसे हर वक्त यही लगता है कि डॉल्स और टॉयज जिंदा हैं। वो पूरी तरह एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कृपया अब हमारे घर मत आया करें और जाते वक्त अपने टॉयज भी साथ ले जाइए। ये सुनकर अंकल एल्बर्ट थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर वो इन दोनों को उनका बचपन याद दिलाते हैं। वो मैरी के डैड को एक स्टोन देते हैं जो उन्होंने बचपन से संभाल कर रखा होता है। फिर अंकल एल्बर्ट चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैरी फिर से सो रही होती है और अपने फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है। यहाँ मैरी और एनसी चूहों के खिलाफ युद्ध की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी मैक्स भी जाग जाता है। मैरी एनसी को बताती है कि मैक्स ने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। ये सुनकर एनसी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो मैक्स को कैप्टन मैक्स कहकर बुलाता है और मैक्स लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एनसी मैक्स से कहता है जंग के लिए अपना सबसे बड़ा वेपन लेकर आओ। मैक्स फौरन अपने टॉय बॉक्स में जाता है और उसमें से एक तलवार निकाल लाता है। मैक्स को एनसी की हेल्प करता देख मैरी बहुत खुश दिखती है। एनसी इन दोनों से कहता है कि वो खुद को जंग के लिए रेडी करें और वो बाकी टॉयज को जगाने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कोई अजीब सी चीज उसे पीछे से खींच लेती है। तैयार हो दोस्तों, असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। यहाँ मैक्स और मैरी दोनों अपने कपड़े बदलकर क्रिसमस ट्री वाले कमरे में आते हैं, जहाँ पर अंकल एल्बर्ट का दिया हुआ डॉल हाउस रखा होता है। जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं, मैरी और मैक्स दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो सारा कमरा पहले से बहुत बड़ा और जादुई लगता है और डॉल हाउस अब और भी सुंदर और भव्य दिख रहा होता है। मैरी इधर उधर एनसी को ढूंढने लगती है। वो बार बार उसे आवाजें देती है, लेकिन कहीं से एनसी नजर नहीं आता। अचानक किसी कोने से एक आवाज आती है। मैरी उस आवाज की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कोई उसे खींच लेता है। अगले ही पल कमरे की लाइट्स जल उठती हैं और वहाँ बैठा दिखता है रैट किंग अपने बाकी चूहे दोस्तों के साथ। उसने एनसी को किडनैप कर रखा होता है। बाकी के सारे टॉयज भी वहाँ बंदी बने होते हैं। स्टिक बेचारा रैट किंग के कहने पर गाना बजा रहा होता है। हालांकि वैसे भी ये तो उसका पसंदीदा काम है, लेकिन अब रैट किंग को उसका संगीत बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आकर स्टिक का सिर उतार लेता है और फिर उससे ऐसे खेलता है जैसे कोई बास्केटबॉल हो। सौभाग्य से उसे अचानक ख्याल आता है और वो स्टिक का सिर वापस जोड़ देता है। हैरानी की बात ये होती है कि मैक्स ये सब देखकर बहुत मजे में होता है। उसे न डर लगता है न चिंता होती है, बल्कि वो तो मानो पार्टी एंजॉय कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे मैक्स को राइट किंग काफी पसंद आ गया है। अब कोई पूछे मैक्स से, भाई तू किसे सपोर्ट कर रहा है, राइट किंग को या अपनी बहन मैरी और एनसी को? जहाँ तक लगता है मैक्स तो बस मजा लेने आया है। फिर रैट किंग एनसी के मुंह से टेप हटाता है और ढेर सारे नट्स जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस देता है। ये सब देखकर
मैरी को बहुत गुस्सा आता है। वो माउस स्प्रे निकालती है और रैट किंग के मुंह पर स्प्रे करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो और भी गुस्से में आ जाता है। वो अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि एनसी और बाकी सारे टॉयज को लोहे के पिंजरे में कैद करके स्मोक फैक्ट्री ले जाया जाए ताकि सबको वहीं जला दिया जाए। मैक्स ये सब देखकर भी एक्साइटेड ही रहता है। रैट किंग मैक्स को मोटर बाइक का लालच देता है और मैक्स खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है। पीछे मैरी मैक्स को आवाजें देती रह जाती है, लेकिन मैक्स पलट कर भी नहीं देखता। उधर गिलगार्ड मैरी को दिखता है। मैरी दौड़कर उसे हग करती है और रोने लगती है क्योंकि वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही होती है। यहाँ रैट किंग मैक्स को अपनी मोटर बाइक पर बिठाकर मजे करा रहा होता है। दूसरी तरफ एनसी और उसके साथी लोहे के पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दांतों तले मुस्कुराते हुए एनसी कहता है, मैं क्रैकर हूँ और आज मैं इसी पिंजरे को क्रैक कर दूंगा। वो पिंजरे के एक कोने को अपने मुंह में पकड़ता है। तेज मेटल की आवाज होती है और पिंजरा धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिरकार सब लोग पिंजरा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो एक रस्सी से बाइक चलाते हुए चूहे को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। उधर मैरी और गिलगार्ड एक मिरर के सामने खड़े होते हैं। गिलगार्ड उसके अंदर जाने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वो मिरर की दूसरी तरफ चला जाता है। वो पीछे से मैरी को भी बुलाता है। ये जगह मैरी को काफी जानी पहचानी लगती है। उसी वक्त वहाँ एक चूहा आता है तो दोनों जल्दी से भागकर छुप जाते हैं। चूहा रूम में आता है और आईने में खुद को देखने लगता है जैसे कि वो कोई हीरो हो। तभी गिलगार्ड मिरर की दूसरी तरफ से उसे खींचकर अंदर खींच लेता है और उसके सर पर भारी चीज मारता है। फिर वो उसका यूनिफॉर्म उतारकर खुद पहन लेता है। अब गिलगार्ड और मैरी घर से बाहर सेंटर की ओर जाते हैं। वहाँ हवा में ढेरों जले हुए खिलौने उड़ते नजर आते हैं जो कि स्मोक फैक्ट्री से आ रहे होते हैं। मैरी को वहाँ अंकल एल्बर्ट भी दिखाई देते हैं जो शायद उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंचे हैं। फिर ये लोग स्मोक फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे लोग और बच्चे अपने अपने टॉयज के साथ खड़े होते हैं। बेचारे बच्चे अपने खिलौने चूहों की वजह से इस फैक्ट्री को दे रहे होते हैं। तभी वहाँ रैट किंग अपनी बूढ़ी माँ के साथ आता है और सबके सामने स्पीच देने लगता है। मैक्स भी उसी के साथ खड़ा होता है। रैट किंग मैक्स को बताता है कि ये सारे खिलौने बच्चों से लेकर हम स्मोक फैक्ट्री में भेजते हैं। मैक्स ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। वो कहता है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे से उसका खिलौना नहीं छीनना चाहिए। ये सुनते ही रैट किंग को जबरदस्त गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड्स को कहता है कि मैक्स को कहीं ले जाए। उधर गिलगार्ड मैरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी टॉयज एक बहुत बड़ी क्रेन से स्मोक फैक्ट्री में लाए जा रहे होते हैं। मैरी भी हिम्मत दिखाती है और बाकी टॉयज के साथ ही फैक्ट्री में छलांग लगा देती है। वहाँ उसे उसके पुराने दोस्त स्टिक और थिंकर भी मिल जाते हैं। क्या मैरी सबको बचा पाएगी और मैक्स क्या वो सही गलत समझ पाएगा? स्टिक और थिंकर मैरी को बताते हैं कि शायद एनसी अब मर चुका है और वो अब डेड है, इसलिए बाकी खिलौनों के साथ उसे भी स्मोक बनाने के लिए ले जाया जा रहा है। मैरी चुपचाप एस्केलेटर पर चढ़ती है और एनसी को खींचकर अपने पास ले आती है। बेचारा एनसी बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। मैरी उसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। तभी वहाँ फेरी स्नो डॉल आती है और मैरी को याद दिलाती है, आखिरी बार भी तुमने ही इसे जिंदा किया था और अब भी सिर्फ तुम ही इसे वापस ला सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैरी एनसी का हाथ अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे एनसी होश में आने लगता है। अब एनसी वापस अपने असली रूप में आ जाता है और एकदम तैयार होता है लड़ने के लिए। नीचे काम करने वाले लोगों को जब पता चलता है कि उनका प्रिंस जिंदा है तो सब एकजुट होकर चूहों पर हमला कर देते हैं और वहाँ एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। सब एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। एनसी मैरी को एक सेफ जगह पर बंद करके खुद लड़ाई के मैदान में कूद पड़ता है, लेकिन बेचारी मैरी वहीं से रैट किंग की पकड़ में आ जाती है। वो मनहूस चूहा मैरी के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है, कहाँ है तुम्हारा वो हसीन शहजादा? छोड़ गया तुम्हें यहाँ मेरे पास मरने के लिए? तभी वहाँ एनसी आ जाता है और उसके आते ही सब राइट किंग को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। राइट किंग मैरी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ राइट क्वीन सिटी सेंटर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगती है क्योंकि उसे लग जाता है कि अब उसका बुरा वक्त आ चुका है। वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की नाकाम कोशिश करती है क्योंकि उसके सारे नौकर चूहे एनसी के लोगों ने मार दिए होते हैं। मैक्स जो अभी भी कैद में होता है रेड क्वीन से कहता है, मैं किसी भी तरह का फ्लाइंग वेपन उड़ा सकता हूँ। उसकी बात पर यकीन करते हुए रेड क्वीन उसे कैद से आजाद करके अपने साथ हेलीकॉप्टर उड़ाने में मदद के लिए ले जाती है, मगर अफसोस मैक्स से ये काम भी ठीक से नहीं होता। तभी वहाँ रैट किंग मैरी को अपने साथ लेकर पहुँचता है और अपनी माँ को वहाँ से भगाकर ले जाने की नाकाम कोशिश करता है। रैट किंग ने हेलीकॉप्टर चुरा लिया होता है और वह रैट क्वीन के साथ मिलकर सब कुछ तबाह करने की योजना बना चुका होता है। दोनों आसमान में उड़ते जा रहे होते हैं, लेकिन ठीक उसी समय प्रिंस एनसी, गिलगार्ड और सभी वफादार खिलौने एक अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वे हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं और मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं। हेलीकॉप्टर जमीन से टकराता है। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ हिल जाता है। धमाके के बाद रैट किंग और रैट क्वीन जादू के प्रभाव से छोटे और कमजोर चूहों में बदल जाते हैं। उनकी पूरी सेना समाप्त हो चुकी होती है। अब वे केवल 2 डरे हुए बेबस चूहे रह जाते हैं जो चुपचाप शहर छोड़कर भाग जाते हैं। प्रिंस एनसी का शहर एक बार फिर अपनी पुरानी खूबसूरती और रोशनी से चमक उठता है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। प्रिंस एनसी को कंधों पर उठाकर ले जाया जा रहा होता है। लोग उस पर फूल बरसा रहे होते हैं। मैरी भी एक फूल लेकर एनसी की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी फेरी स्नो डॉल उसके
पास आती है। वह कहती है, मैरी, अब तुम्हारे वापस जाने का समय आ गया है। मैरी उदासी से कहती है, लेकिन मैं यहीं रहना चाहती हूँ, एनसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ। फेरी मुस्कुराती है, यह सब तुम्हारा एक खूबसूरत सपना था, अब वह सपना पूरा हो चुका है। तुम्हें अपनी असली दुनिया में लौटना चाहिए, वहाँ भी तुम्हारा इंतजार हो रहा है। एनसी और सभी खिलौने मैरी को अलविदा कहते हैं। एनसी उसे देखता है, थोड़ा उदास लेकिन मुस्कुराता हुआ। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सब कुछ थी मैरी, एनसी कहता है। मैरी मुस्कुराती है आंसुओं के साथ। मैरी की आंख खुलती है, वह अपने बिस्तर पर होती है। उसके पास उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं, घबराए हुए लेकिन प्यार भरी नजरों से उसे देख रहे होते हैं। हम तुम्हारी हर बात पर यकीन करते हैं, मैरी के पापा उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहते हैं। तुम हमसे हर बात साझा कर सकती हो। मैरी उन दोनों को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद अंकल एल्बर्ट मैरी के घर आते हैं। चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, वह कहते हैं। वे उसे लिविंग रूम में ले जाते हैं, जहाँ क्रिसमस ट्री जगमगा रहा होता है। उसके नीचे डॉल हाउस के पास एक लड़का बैठा होता है, बिल्कुल एनसी जैसा। अंकल एल्बर्ट कहते हैं, ये मेरा पड़ोसी है, अब तुम्हारा नया दोस्त बन सकता है। मैरी की आंखों में चमक आ जाती है। एनसी, वह धीरे से कहती है। लड़का मुस्कुराता है। मैरी, दोनों एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं, जैसे दिल ने पहचान लिया हो। परियों की कहानी खत्म नहीं होती, वह बस एक नए अंदाज में शुरू होती है। कभी कभी सबसे सच्चे रिश्ते उन ख्वाबों में मिलते हैं जिन्हें सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। और जब हम किसी पर यकीन करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, सपना हो या अपनी ही हिम्मत, तो ये दुनिया वाकई एक जादुई जगह बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।